नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। रिश्वतखोरी के आरोप में दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री बर्खास्त, केजरीवाल ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। विपक्ष ने मंत्रियों के चयन पर उठाए सवाल। अमेरिका पाकिस्तान के बीच असन्य परमाणु करार की खबरों पर भारत की कड़ी आपत्ति। कहा, पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड का रखा जाए ख्याल। व्हाइट हाउस का बयान से इनकार। सऊदी अरब में भारतीय महिला का हाथ काटने पर विदेश मंत्रालय सख्त। दोषियों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने की मांग। महिला की हालत गंभीर। विदेश मंत्री की अगुवाई में नेपाल ने बनाई 3 सदस्यों की समिति। जरूरी सामानों की आपूर्ति पर भारत से होगी चर्चा। अमेरिका और यूरोप से मांगी मदद। और मशहूर गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का निधन। लंबी बीमारी के बाद लीलावती अस्पताल में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। और अब पहली खबर। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु करार की खबरों पर भारत ने आपत्ति जताई है। आशंका यह है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के इस तरह के करार के बाद दुनिया में परमाणु तकनीक और रसायनों के प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। ये न सिर्फ आतंकवादियों बल्कि दुनिया के दूसरे जो देश हैं उन तक भी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि इस मसले पर अमेरिका को भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु करार के खतरे से आगाह किया है। भारत का कहना है कि अमेरिका को समझौता करने से पहले परमाणु प्रसार के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि परमाणु प्रसार के मामले में उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। This is not the first time this issue has surfaced. All I would say is that whoever is examining that particular dossier should be well aware of Pakistan's track record in the area of proliferation. Their own behavior on this particular issue. खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ अमेरिका भारत जैसा समझौता करना चाहता है। शर्त यह है कि इसके बदले में पाकिस्तान को परमाणु हथियारों में कटौती करनी होगी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 22 अक्टूबर को होने वाली अमेरिका यात्रा के दौरान इस समझौते पर चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि अमेरिका को इस मसले पर भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु संधि भारत के परमाणु अप्रसार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही की गई थी। When India got this particular deal, it was on the basis of our own impeccable non-proliferation track record. That is the reason why the USA gave us the 123 agreement in 2005, and that is why we got the NSG waiver in 2008. Pakistan's track record is completely different, so we hope that will be taken into account into any such decision. हालांकि अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित इस खबर पर ओबामा प्रशासन ने न तो इस बात की पुष्टि की है और न ही इस बात का खंडन ही किया है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने इस बात की ओर इशारा किया है। एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में हम अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ परमाणु स्थिरता और सुरक्षा के मुद्दे पर हम सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जखीरा दिन ब दिन तमाम दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की जड़ जमाने की जानकारी के बावजूद अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में चीन की मदद से परमाणु संयंत्र लगाने की खबरें और अब अमेरिका के साथ परमाणु समझौते से भारत की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजदूत और सचिव भी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। पिनाक रंजन जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिसको एक डिप्लोमेटिक ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है पाकिस्तान में, क्या वाकई ये एक ऐसी डील है जो अभी हो गई है या सिर्फ अभी ढकी छुपी खबरें ही हैं? देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट में जिसने लिखा है उसको ब्रीफिंग दी गई है, और ये मैं कहूँगा कि ट्रायल बैलून भी है एक, जिसको हम कहते हैं कि चलो इसको निकाल के देखें कि क्या रिएक्शन होते हैं सबका। पर ये बात सही है कि 2005 साल से जब इंडिया और अमेरिका का न्यूक्लियर डील हुआ, तब से पाकिस्तान ने पहले तो अपोज किया न्यूक्लियर डील की, नहीं होना चाहिए इंडिया के साथ, और फिर खुद मांगने लगे कि नहीं हमारे साथ भी होना चाहिए न्यूक्लियर डील। तो बात तो उन्होंने छेड़ी थी, और कुछ लोग मुझे लगता है यूएसए में थिंक टैंक के माध्यम से कुछ इस तरह के कुछ पेपर निकले हैं जिनमें वो सपोर्ट पाकिस्तान को मिला है, क्योंकि वो समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान तो हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखेगा, पर उसको हम किस तरह से सेफ बना सके, उसका विस्तार ना हो इत्यादि, इस तरह के जो
क्या कंसर्न्स ये हैं। एक कोशिश इंस्पेक्शन का अधिकार लेने की भी है ताकि कि यूएस जाके देख सके कि क्या आखिर अंदर खाने हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए यूएसए तो अपनी डिमांड्स रखेगा पक्का, क्योंकि बातचीत हो रही है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जो संकेत आए हैं स्टेट डिपार्टमेंट से या जो स्पोक्स पर्सन के दफ्तर जो इस्लामाबाद से, तो मुझे तो लगता है कि बातचीत हो रही है, पर शुरुआत है। पर उन्होंने ये जो ट्रायल बैलून जो वॉशिंगटन पोस्ट में निकाल दिया, इसके कई मतलब एक तो रिएक्शन देखने के लिए क्या रिएक्शन होते हैं। एक ये कैरेट भी हो सकता है कि अफगानिस्तान में आप हमारी मदद करिए तो शायद हम इस पे गौर फरमाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान से तो अब निकल ही गया है नहीं, तकरीबन अमेरिका। फिर भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान चाइना का एक बढ़ता हुआ रोल है और अमेरिका एक बैक सीट पे बैठा हुआ है। पर अमेरिका को ज़रूरत है अभी भी पाकिस्तान में तालिबान के साथ समझौता या जो भी होने वाला है, तो एक तो ये कैरेट भी हो सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उनमें ये भी देखा जा रहा है कि पहले तो हम ये भी बताइए कि क्या डिटेल्स हैं इस डील की, क्या ये बहुत सिमिलर है उससे जो भारत के साथ डील हुई है अमेरिका की, और जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ना ये डील पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्वीकार्य होगी लोगों को, ना ही अमेरिका में होगी। क्या आपकी भी यही राय है? देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, डिमांड्स रखेंगे। अब देखिए एक हमारी न्यूक्लियर डील का एक अहम मुद्दा ये था कि सेपरेशन ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन फैसिलिटीज़, क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान में? मेरे विचार में तो वो बहुत ही मुश्किल होगा पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी जो सिविलियन मिलिट्री का वो डिवीज़न उतना शार्प नहीं है, वो सब एक जगह ही होता है। तो उसको कैसे आप सेपरेट करेंगे, क्योंकि वो तो एक बुनियादी मुद्दा था सिविल न्यूक्लियर डील में। उसके बाद पाकिस्तान क्या मानेगा कि हम मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि कटौती करनी पड़ेगी। अमेरिका तो शायद ये भी कहेगा कि आप कटौती करिए उसमें। बल्कि ये शर्त के तौर पर रखा गया है। हाँ, ये शर्त, वो शर्तें तो लगाएंगे तो ना ऐसे US दौर से। में भारत की आपत्ति की पहली बात कितने मायने हैं, कितनी अहमियत है, कितना माना जा सकता है? देखिए भारत ने रिएक्शन तो देना ही था, क्योंकि ये जो स्टोरी निकली है इस पे मेरे ख्याल में यूएस का एक उद्देश्य ये भी है कि भारत की रिएक्शन क्या हो पहले समझ लिया जाए। उसके बाद भारत को भी बता रहे हैं कि देखिए हम इस तरह की सोच रहे हैं। वॉशिंगटन में पाकिस्तान के कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं थिंक टैंक्स वगैरह में जो लिख चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में, और वो पेपर्स मैंने देखे हैं जो सपोर्ट कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के साथ भी डील कर लो, है तो न्यूक्लियर वेपन्स पावर मैनेज तो करना है हमने, एक प्रैग्मेटिक सा अप्रोच ले लो कि चलो उसका न्यूक्लियर वेपन कम कर लो, किस तरह से उसको थोड़ा सा एक मतलब एक पिंजरे में डालो जाते वो बाहर ना आए, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान की दलील ये हो रही है कि वो भी एक बढ़ता हुआ देश है, विकासशील देश है, जो उनकी सिविल ज़रूरतें हैं, सिविल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी काफ़ी बड़ी हैं। अगर हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे तो ये डील हो जाए। क्या ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट है? वैलिड आर्गुमेंट, देखिए पाकिस्तान तो एनर्जी डिफिशिएंट कंट्री है, क्योंकि इंडिया ने ही बिजली ऑफर किया था पाकिस्तान को, जो उन्होंने ठुकरा दिया, वो उनकी आर्मी ने ठुकरा दिया बेसिकली। तो एनर्जी तो उन्हें चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो गैस की एनर्जी मिलेगी उनको ईरान से जो पाइपलाइन है, और बाकी तो चाइना जो हाइड्रो पावर बना रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और जिस पे भी हमने एतराज़ किया है, प्रोटेस्ट भी किया है, विवादित मुद्दा है वो भी, तो उसमें भी वो एनर्जी के खोज में है। बिना एनर्जी के तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो नहीं सकती। लेकिन ये बिजली महंगी भी तो काफ़ी पड़ेगी। बिजली महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान में तो मैंने सुना है 14-16 घंटे तक बिजली नहीं रहती है कई जगह में, तो बिजली की तो बहुत किल्लत है, तो उनको तो ज़रूरत पड़ेगी बिजली। यानी महंगी भी बनानी पड़े तो भी अब महंगी भी बनानी पड़े तो फिर भी उनको लेना पड़ेगा। अब देखिए ईरान पाकिस्तान को गैस किस रेट पे देता है, उस पे भी बिजली उत्पादन का दाम फिक्स होगा। तो ये सब बातें हैं। लेकिन चीन के साथ जो डील पहले ही है पाकिस्तान की, जो भारत की यूएस के साथ डील है, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। कितनी अलग ये डील होने जा रही है और फ़ायदे क्या अलग अलग होंगे संक्षेप में? देखिए पाकिस्तान को जो चीन परमाणु जो वो दे रहा है रिएक्टर्स वगैरह, अब उसकी क्या पोजीशन होगी? वैसे तो चाइना को फुल स्कोप सेफगार्ड जिसे हम बोलते हैं उसके अंडर में ये परमाणु जो पावर रिएक्टर्स चाइना देगा, विच मीन्स IAEA के उसके इंस्पेक्शन स्कीम के अंदर आ जाएगा, जैसे हमारे यहाँ भी है। और कितने ऐसे रिएक्टर होंगे जो स्कीम के बाहर होंगे, इंस्पेक्शन रेजिम के बाहर होंगे?
क्योंकि उसी में वो परमाणु मटेरियल बना सकते हैं जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहा जाता है जिससे एक माचिस बनाई जा सकती है, बॉम्ब भी बनाया जा सकता है, वो वाला आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर चक्रवर्ती आपका स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन। बीजेपी आपको सुपौल से टिकट दे रही थी और आपके पास एक बेहतर मौका था। चुनाव आज क्या 6 लोकसभा चुनाव में लड़ा हूँ। जहाँ किशनगंज में कभी बीजेपी नहीं जीती वहाँ मैं जीत कर आया हूँ। अगर बिहार की जनता आपको सीएम के रूप में शायद देखना चाहती हो, क्या आप वो भी नहीं बनना चाहते? अब्दुल गफूर के बाद बिहार में किसी मुसलमान ने ये ख्वाब देखा है और मैं भी न ये ख्वाब देखता हूँ। जब नीतीश कुमार जी के साथ हम 206 जीत सकते हैं तो पासवान जी, कुशवाहा जी और मांझी जी के साथ हम 216 क्यों नहीं जीत सकते हैं? देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घूस मांगने वाला कथित ऑडियो सुनने के बाद इसकी घोषणा की। वहीं बल्ली मारान से विधायक इमरान हुसैन को खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को बर्खास्त करने की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। शिकायत करने वाले व्यक्ति ने आसिम से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री को भेजी थी। इसके बाद मंत्री के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। केजरीवाल ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही। आज की ये कार्रवाई सबको मैसेज देगी, सबको संदेश देगी कि अगर अपने मंत्री को ये हटा सकते हैं, मंत्री का केस सीबीआई में रेफर कर सकते हैं, तो किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को फिर से घेरने की कोशिश की। भ्रष्टाचार के आरोप आप एमसीडी पर लगाते थे, क्या यही आपकी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है? क्या यही आपकी जो चरित्र और ईमानदारी की राजनीति है? और इसी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को आप दिल्ली में लेकर के आए थे। किसने चुना था इन दोनों मंत्रियों को? 67 विधायकों में से अरविंद केजरीवाल ने चुना। तो आप कम से कम ये तो कहें कि उनसे आपसे गलत चुनाव हो गया, गलत लोगों को आप चुन करके लाए हैं, और कौन इसका जिम्मेवार होगा? ये दूसरा मौका है जब केजरीवाल को अपने किसी मंत्री को पद से हटाना पड़ा है। इससे पहले फर्जी डिग्री के आरोप में जितेंद्र सिंह तोमर को कानून मंत्री के पद से हटाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें बिहार चुनाव से जुड़ी। इस बीच बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों के बीच चल रही ज़बानी जंग पर चुनाव आयोग ने आज सभी पार्टियों को निर्देश जारी किए। निर्वाचन आयोग ने सभी नेताओं को अपने भाषण में संयम और शालीनता बरतने को कहा है। आयोग के ये निर्देश ऐसे वक्त में आए हैं जबकि महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के बीच ज़बानी जंग और शब्दों के गिरते स्तर का सिलसिला जोरों पर है। लालू प्रसाद यादव, अमित शाह, शरद यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सासाराम और औरंगाबाद में जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने लोगों से विकास के लिए एनडीए की सरकार बनाने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के नेताओं की तीखी आलोचना भी की। 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं। आप एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, मैं 60 साल का जो बर्बादी है इसको मिटा करके दिखाऊंगा भाइयों, मिटा करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री की ये गुजारिश बिहार की जनता से है। उन्होंने राज्य के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। साथ ही प्रदेश की बदहाली के लिए महागठबंधन के तमाम दलों को जिम्मेदार ठहराया। तो किसी जमाने में जिस कांग्रेस पार्टी की 440 सीट हुआ करती थी, उन्होंने 40 पर ला करके रख दिया। और तीसरे वो है जिनका अहंकार उनको खुद को ले डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू से उनके कार्यकाल के कामकाज का हिसाब भी मांगा। 60 साल उन्होंने बिहार को क्या दिया?
पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे। मेरी सरकार को 5 साल हुए होंगे। मैं आपको वादा करता हूं 2019 में जब मैं आपके पास आऊंगा, मैं मेरे 5 साल का काम का हिसाब लेकर के आऊंगा, पल पल का हिसाब लेकर के आऊंगा। उधर भी देख रहा हूं। उन्होंने 24 घंटे बिजली, पानी, सड़कें, अपराध मुक्त बिहार और विशेष पैकेज का पूरा पैसा जनता तक पहुंचाने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने सासाराम के अलावा औरंगाबाद में भी जनसभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने बांका के बाराहाट और औरंगाबाद में आज 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण को हटाने की साजिश रच रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। मायावती अगले 1 हफ्ते में बिहार के अलग अलग जगहों पर तकरीबन 12 रैलियों को संबोधित करेंगी और बिहार चुनाव में बीएसपी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के नेताओं की तरह हमने कोई आश्वासन नहीं दिया था। हमने बिना आश्वासन दिए हुए वहाँ के लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए हमने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। पहले चरण में फायरिंग और पथराव की घटना में 6 लोग घायल हो गए। मतदान के अभी 3 दौर और बाकी हैं। नतीजे 1 नवंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के साथ ही शुक्रवार से पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई। देश के सबसे बड़े पंचायत चुनाव पर सभी पार्टियों की नजरें हैं। चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। चुनाव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल, 140 कंपनी पीएसी, 93,000 होमगार्ड्स, 1,04,000 चौकीदार, 13,000 पीवीडी जवान, 80,000 सिपाही और दरोगाओं के साथ 2021 ट्रेनी दरोगाओं को मतदान केंद्र पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के भारी इंतजाम के बावजूद कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई। कुछ जगहों पर पीठासीन अधिकारियों के साथ बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक 43% मतदान हो चुका था। पहली बार मतदान करने आए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हमारी पहली बार वोट आई है और हम अपने क्षेत्र के किसी मतदान कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हम वोट डालने जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरण में होंगे, जिसका आज पहला चरण था। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को मतदान होंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 17 और चौथे चरण की वोटिंग 29 अक्टूबर को होगी। चारों चरणों के चुनाव होने के बाद 1 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मंड्या जिले में किसानों से मुलाकात की। उन्होंने यहां आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों से भी मिलकर उनका दुख दर्द बांटा। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की मदद के लिए केंद्र से उचित मदद नहीं मिल पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी गिविंग टू द स्टेट इज मिसिंग. They've got demands that the state has made on the central government that are not really taken seriously, and the central government does not seem to think agriculture or the kisan is important. पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से कई रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव किए गए। वहीं करीब 110 से ज़्यादा रेलगाड़ियों के परिचालन पर बंद का असर पड़ा। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन नहीं मिलता, वो प्रदर्शन इसी तरह जारी रखेंगे। इधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें तर्कसंगत नहीं हैं। किसानों ने दरअसल कपास की फसल बर्बाद होने पर 40,000 रुपये प्रति एकड़ राहत की मांग की, जबकि सरकार ने प्रति एकड़ सिर्फ 8,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है। जे किसानों का सियासत कर रहे हैं तो किसान खुदकशियां क्यों कर रहे हैं? मजबूरी वश किसानों ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ नहीं ਲਾਉਂਦਾ। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। जांच एजेंसी ने आज कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने बताया कि उसने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापम की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जांच एजेंसी अब तक 112 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। दिल्ली आने वाले ट्रकों को अब पर्यावरण टैक्स देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर मोहर लगा दी। हालांकि शीर्ष अदालत सोमवार को विस्तृत फैसला देगी। दिल्ली की आबोहवा को जहरीला बना रहे इन ट्रकों को अब 700 से 1300 रुपए तक पर्यावरण टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमिकस क्यूरी हरीश साल्वी की सिफारिशें मान ली, लेकिन खाद्य सामग्री लाने वाले ट्रकों, एम्बुलेंस और पेट्रोल डीजल से चलने वाली यात्री बसें इस आदेश के दायरे से बाहर होंगी। कोर्ट का आज का जो कदम है दिल्ली के लिए बहुत बड़ा कदम है और सर्दी आने वाली है, प्रदूषण बढ़ेगा और आज के कदम से कुछ हद तक हम सबको सांस लेने का मौका मिलेगा। वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाला ये शुल्क टोल टैक्स के अलावा होगा। दिल्ली में हर दिन करीब 66,000 वाणिज्यिक वाहन आते हैं। इस रकम से वायु प्रदूषण कम करने के उपाय किए जाएंगे। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब में भारतीय महिला कस्तूरी मणिरत्नम का हाथ काटने पर भारत ने सख्त एतराज जाहिर किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। रियाद में भारतीय दूतावास ने सऊदी अधिकारियों के साथ ये मामला उठाया है। चेन्नई में कस्तूरी मणिरत्नम के परिजन बेहद दुखी हैं। उन्होंने बताया कि मणिरत्नम ने जब प्रताड़ना से बचने की कोशिश की तो उनका दायां हाथ काट दिया गया। 3 महीने पहले ही वो घरेलू सहायक के रूप में सऊदी अरब गई थीं। 29 सितंबर की रात उनके साथ ये घटना हुई। அவங்கள உயிரோட கொண்டு வந்து என்கிட்ட ஒப்படைக்கணும். அதுவும் அவங்க நான் அப்படியே லைஃபே அவங்களுக்கு போயிடுச்சுங்க. அந்த லைஃப்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது நிவாரண உதவி செய்யற மாதிரி நம்ம மத்திய அரசாங்கம் செஞ்சு கொடுக்கணுங்க। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। सऊदी में भारतीय दूतावास ने अधिकारियों के साथ ये मामला उठाया है। मिशन के अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन के प्रमुख एवं जांच अधिकारी से अलग से मुलाकात की है तथा अनुरोध किया है कि श्रीमती कस्तूरी का बयान अविलंब दर्ज किया जाए, घटना की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस ने भी राजनयिक माध्यम से इस घटना के खिलाफ सख्त संदेश देने की मांग की है। डिप्लोमेसी के अंतर्गत भी ऐसे कई तरीके हैं, तौर तरीके हैं, प्रक्रियाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आधारित तौर तरीके हैं पुराने समय से, जिससे कठोर संदेश भेजा जा सकता है कि ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मणिरत्नम का इलाज रियाद के एक अस्पताल में चल रहा है। उनकी रीढ़ में बड़ा जख्म है और हालत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने मुंबई के लीलावती अस्पताल में आज शाम करीब 4 बजे आखिरी सांस ली। रविंद्र जैन पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने कई फिल्मों, टीवी सीरियल्स में संगीत दिया है। इसमें अखियों के झरोखे, चितचोर, गीत गाता चल, विवाह के अलावा धारावाहिक रामायण, श्री कृष्ण समेत कई टीवी सीरियल्स भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सौदागर से की थी। 1985 में रविंद्र को फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। पर्यावरण और वन्य जीवों पर देश का सबसे बड़ा फिल्म उत्सव आज से दिल्ली में शुरू हुआ। इस मौके पर इससे विषय से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। इस विषय से जुड़ी हुई इस बार का फोकस पानी बचाने पर है। इसका मकसद लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना भी है। आदरणीय श्री भास्कर राव जी, सबसे पहले पानी में जब जीव का जन्म हुआ तो एक सेल का अमीबा बना और फिर उसके बाद बहुत सारे जंतु बनते चले गए, आखिर में आदमी बना है। तो पानी का आखिरी अधिकार आदमी का है, सबसे पहला अधिकार नहीं है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हम लोग फेस्टिवल इतने कठिन परिस्थितियों में भी मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को करना कितना मुश्किल है। फिर भी हम विदाउट एनी सपोर्ट अपने आप ही हम ये काम कर रहे हैं, 14 साल से कर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच आधार कार्ड मामले पर 14 अक्टूबर से सुनवाई करेगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के बाद यह फैसला हुआ। बैठक में याचिका देने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल थे। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास और विशाल यादव को फांसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फांसी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को 25 साल की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली ने राजधानी में कार्यक्रम करने का दिल्ली सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये शो दिसंबर में होगा। मुंबई और पुणे में शो रद्द होने के बाद दिल्ली सरकार ने ये न्योता दिया था। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार से शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के अस्पताल में इलाज के दौरान लिए गए नमूने सुरक्षित रखने को कहा है। इंद्राणी इस वक्त जेल में है। कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पेड़ काटकर दीवार बनाने पर रोक लगा दी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने गोल्फ कोर्स की दीवार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की थी। ट्रिब्यूनल ने काटे गए पेड़ों की तादाद बताने के लिए कहा है। क्रिकेट से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा के लिए बीसीसीआई की बैठक 18 अक्टूबर को होगी। अध्यक्ष शशांक मनोहर की अगुवाई में होने वाली बैठक में बोर्ड में सुधार पर चर्चा होगी। आईपीएल के आगामी संस्करण की तैयारियों पर भी बात होगी। उड़ीसा सरकार ने केंद्र से कम बारिश से बेहाल 8 जिलों के लिए उच्च क्वालिटी के बीज मुहैया कराने की मांग की है। केंद्र की ओर से 5 सदस्यीय दल राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। मध्य प्रदेश के कार मैकेनिक ने पानी और कैल्शियम कार्बाइन से चलने वाली अनोखी कार तैयार की है। कार मैकेनिक का दावा है कि ये कार इको फ्रेंडली है। मैकेनिक ने इसे पेटेंट कराने के लिए अर्जी दी है। शेयर बाजार आज अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 234 अंक की उछाल के साथ 27,000 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 60 अंक की बढ़त के साथ 8,190 अंकों पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढ़ने के संकेत के बाद शेयर बाजार में उछाल दिखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्बुलन ने कहा कि अगर किसी को ऑस्ट्रेलियाई मूल्य कड़वे लगते हैं तो वो देश छोड़कर चले जाएं। आतंकवाद में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश देते हुए टर्नबुल ने ये बात कही।